चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम 31 जुलाई के सभी करंट अफेयर को एक एक करके यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट को समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, जो कि आने वाली एग्जाम में हमें डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। तो देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कहां मिलेगी? क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर आप जाइए, वहां पर आपको डेली करंट अफेयर का फोल्डर दिखाई देगा। उसमें आपको प्रीवियस जितने भी डे की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो वहां पर जाकर आप इजीली इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप समझ में आया होगा आपको कि पीडीएफ आपको कहां मिलेगा। आइए शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर को। 31 जुलाई का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखिए। आप सभी को पता है कि करंट अफेयर क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है? तो पहली बार ओलंपिक में किसी एक ओलंपिक में 2 मेडल कोई भारतीय एथलीट लेकर आया है, भारतीय प्लेयर लेकर आया है। और यह भारतीय प्लेयर कौन है? तो यह है मनु भाकर। हमारा क्वेश्चन भी इन्हीं से है। निम्नलिखित में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया? तो आपको पता है कि कुछ ही दिन पहले मनु भाकर, कल के सेशन में हमने आई थिंक डिस्कस किया था, मनु भाकर 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में विमेन सिंगल में या इंडिविजुअल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई थी। और अब इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स इवेंट में भी ब्रॉन्ज अपने नाम किया है। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इंडिया के लिए। पहले हम आंसर ले लेते हैं। आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर बी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। डिटेल देखेंगे, एक एक फैक्ट को समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो ब्रॉन्ज मेडल जीता मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने। यह जो इवेंट हुआ था 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट, इसमें देखिए गोल्ड मेडल जो है इस स्पर्धा का वो सर्बिया की टीम ने अपने नाम किया है, सर्बिया के खिलाड़ियों ने अपने नाम किया है। अब देखिए, नाम छोड़ सकते हैं आप क्योंकि हमारे लिए इंडियन इंपॉर्टेंट है, तो आप देश को याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सर्बिया की टीम ने गोल्ड अपने नाम किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है तुर्की की टीम ने। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने? मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने, इंडिया की इस जोड़ी ने। ओके, देखिए, मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने ओलंपिक इंडिया के लिए पदक जीतने वाली पहली जोड़ी बनी है। ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में जो मेडल है वो जीतने वाली पहली जोड़ी बनी। अब यहां पर देखिए, मनु भाकर को स्पेशली आपको याद रखना चाहिए, इनकी उपलब्धि क्या है। तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आने का श्रेय अब इनको दिया जाता है। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आई है, कौन? मनु भाकर। वैसे अगर हम अलग अलग ओलंपिक्स को काउंट करते हैं तो 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाले ये भारत की चौथी खिलाड़ी है। देखो, एक साथ एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली पहली खिलाड़ी भारत की। लेकिन अगर हम सारे ओलंपिक मिलाते हैं तो फिर ऐसी खिलाड़ी जो कि 2 मेडल लेकर आई है ओलंपिक में, ये ऐसी चौथी खिलाड़ी बनी है। तो इनके पहले कौन लाया है? तो देखिए, सुशील कुमार कुश्ती में 2008 में भी लेकर आए हैं और 2012 में भी लेकर आए हैं। 2008 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था और 2012 में इन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। फिर पीवी सिंधु बैडमिंटन 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो 21 में हुए थे यहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था बैडमिंटन में। मनु भाकर हो गई है 2024 में दोनों ब्रॉन्ज लेकर आई है। अब आप बोलोगे सर ये तो तीसरी हुई। देखिए, 1900 ईस्वी में जब ओलंपिक हुआ था ना, तो नॉर्मन प्रीचर्ड, ये इंग्लैंड के थे लेकिन इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये भी एथलेटिक्स में 2 मेडल भारत को दिलवा चुके हैं। तो अगर इनको ऐड कर लेते हैं तो फिर मनु भाकर हो जाती है चौथी ऐसी प्लेयर जो कि ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आई है। लेकिन अगर हम आजादी के बाद देखें तो फिर मनु भाकर हो जाती है तीसरी इंडियन खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में 2 मेडल लेकर आई। कंफ्यूज मत होइएगा, जितनी भी डिटेल हो सकती थी यहां पर मैंने आपको क्लियर कर दी है। आगे आइए,
मनु भाकर ने दूसरा ब्रॉन्ज जीता है इसी ओलंपिक में। जैसा कि मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने कल भी हमने पढ़ा था कि ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है विमेन सिंगल में। तो इसको भी आप याद रखिएगा, 2 मेडल हो जाते हैं मनु भाकर के। ओके, सेकंड क्वेश्चन पर आइए। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक कौन है? इंग्लिश चैनल, ठीक है, यूरोप के उत्तर में इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में देखने को मिलता है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पैरा तैराक ये बनी है कौन? जिया रॉय। आंसर सी। यहां पर आप इमेज देखेंगे तो ये आपको इंग्लैंड का क्षेत्र दिखाई देगा, ये आपको इधर आता हूं मैं, ये आपको दिखाई देगा फ्रांस, बीच में आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश चैनल। तैर कर पार किया है और ऐसी पैरा तैराक बनी है कौन? जिया रॉय। ठीक है, सबसे कम उम्र में और सबसे तेज पार करने वाली महिला पैरा स्विमर कौन बनी? जिया रॉय। ठीक है ना, 16 वर्ष की आयु है इनकी। 28-29 जुलाई को इन्होंने इंग्लैंड के एबोट्स क्लिफ, जो कि एक तटीय क्षेत्र है, यहां से फ्रांस के पॉइंट डे लॉ कोटे ड्यून, फ्रांस का एक तटीय क्षेत्र है, यहां तक कि 34 किलोमीटर की दूरी को 17 घंटे 25 मिनट में तैर कर तय किया है। 16 साल की है जिया रॉय, पहली पैरा स्विमर और सबसे तेज इसे पार करने वाली पैरा स्विमर। ठीक है, जिया रॉय भारत के किस राज्य से है? याद रखिएगा, भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती है और इन्हें 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब इन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया है और ऐसा करने वाली पहली महिला पैरा स्विमर बनी है जिया रॉय, महाराष्ट्र की है। आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का ऑफर ऑफ द डे आपको बता देता हूं। काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर ज्योग्राफी का कोर्स ऑफर में लाया जाए, वैसे पहले भी दिया जा चुका है, पर ठीक है, डिमांड काफी हाई थी, तो आप सभी के लिए इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिकॉर्डेड बैच काफी नॉमिनल चार्जेस में बायलैंग्वेज अवेलेबल है। तो आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, आपके लिए यह सफिशिएंट रहेगा। रिकॉर्डेड क्लास है, स्टडी मटेरियल पीडीएफ आपको सभी टॉपिक की कोर्स के अंदर ही अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ मॉक टेस्ट भी आपको कोर्स में ही मिल जाएंगे। नीचे आपको लिंक दी गई है, लिंक पर आप क्लिक कीजिए, डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए। देखिए, कुछ कमेंट ऐसे भी देखे थे मैंने जिनका पेमेंट हो चुका है शायद एप्लीकेशन पर या किसी कोर्स में, और शायद कुछ हर्डल आ रहा है, तो उन सभी को मैं कहना चाहूंगा कि वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और कभी रिसीव ना करें, क्योंकि हो सकता है लाइनें काफी व्यस्त रहती है। तो आप व्हाट्सएप आपका छोड़ सकते हैं नाम के साथ। तो आपकी क्वेरी क्या है व्हाट्सएप में बता दीजिएगा, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी, आपका पेमेंट का जो इश्यू आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, आपने पेमेंट किया है और आपका कोर्स ओपन ना हुआ या पीडीएफ कभी ना खुली, तो देखिए मेहनत से आता है पैसा, भले ही वो 20 रुपए हो 50 रुपए हो। तो आप इस नंबर पर आपका व्हाट्सएप छोड़ दीजिए विद इन 48 आवर्स। ठीक है, 2 दिन का समय दे दीजिए, 48 आवर्स में आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। चलिए, भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा की। किस वर्ष इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो रोहन बोपन्ना की बात करें ना, तो इसी साल 2024 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इंडियन टेनिस प्लेयर है, काफी फेमस। पेरिस ओलंपिक में इनका सफर खत्म हो गया है और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है इंटरनेशनल टेनिस खेलों से। ओके, 2024 में टेनिस या खेलों के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इन्हें दिया जा चुका है पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री, 4था सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ठीक है, कुछ और अवार्ड भी देखना पड़ेंगे। देखिए, कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं रोहन बोपन्ना। इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जो मेंस डबल हुआ था उसके विनर रहे। कौन? रोहन बोपन्ना। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं भारत के रोहन बोपन्ना। और वैसे 2017 में फ्रेंच ओपन के भी विनर रहे हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि फ्रेंच ओपन का विनर ये रहे हैं, लेकिन वो कौन सा इवेंट था? मैन सिंगल था, मिक्स डबल था, या फिर मेन से डबल था? क्या था वो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो खेलों के क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों के कारण, रोहन बोपन्ना की उपलब्धियों के कारण
2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया था और रिसेंटली 2024 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, रोहन बोपन्ना। ठीक है, इंटरनेशनल टेनिस खेलों से संन्यास की इन्होंने हाल ही में घोषणा की। आगे आइए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया गया? आइडियाज फॉर लाइफ, इस पोर्टल का शुभारंभ किया गया है भूपेंद्र यादव के द्वारा। जानते हैं कौन है? तो भूपेंद्र यादव की बात करें तो ये एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है वर्तमान में, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री। कौन? भूपेंद्र यादव। इन्होंने हाल ही में आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल का शुभारंभ किया। अब ये क्या है? आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल की बात करें तो पोर्टल क्या है? तो देखिए, इन्वायरमेंटल जितने भी प्रोडक्ट है जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो किसी भी तरीके से, और ऐसी जितनी भी सर्विसेज है उनमें सुधार करना, उनमें इनोवेशन को बढ़ावा देना, यह मुख्य उद्देश्य है आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल का। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, है ना, मेंटर्स हैं, उन सभी को इस पोर्टल से जोड़ने का एक मिशन लाया गया है, मिशन फॉर लाइफ पोर्टल। ठीक है ना, ताकि जितने भी इस स्ट्रीम में काम करने वाले लोग हैं उन सभी को इस पोर्टल से जोड़ा जाए और इनके जो इनोवेटिव आइडियाज हैं पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर उन पर अप्लाई किया जा सके। तो ये है नॉर्मली आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल। ठीक है ना, हाल ही में भूपेंद्र यादव ने इस पोर्टल का शुभारंभ किया है। वैसे मिशन लाइफ 2022 से 2028 के मध्य में पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ने की एक पहल है, एक जन आंदोलन है। इसी के तहत आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया। आगे आइए, हाल ही में किस भारतीय राज्य या यूनियन टेरिटरी ने 4th नोमैडिक फेस्टिवल की मेजबानी की? तो 4th नोमैडिक फेस्टिवल की बात करें तो इसका आयोजन किया गया है यूनियन टेरिटरी लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख। वैसे देखिए, लद्दाख की एक खाना बदोश जनजाति से संबंधित है ये फेस्टिवल, नोमैडिक फेस्टिवल। 4th एडिशन है इस साल। ठीक है ना, खाना बदोश जनजाति लद्दाख के पूर्वी क्षेत्रों में निवास करती है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर एक क्षेत्र है लद्दाख में। क्षेत्र का नाम छोड़ दीजिए, चांगथांग के नाम से इसे जाना जाता है। लद्दाख में यहां पर ये जनजातियां निवास करती है। इन्हीं के मध्य में नोमैडिक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इस साल 4th एडिशन है। ये सभी अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं और इस फेस्टिवल को मनाते हैं। नोमैडिक फेस्टिवल कहां आयोजित किया जाता है? लद्दाख। ठीक है, इस साल 4th एडिशन है और आपको यहां पर याद रखना चाहिए कि 2 दिन तक ही इसका आयोजन किया जाता है, मतलब 2 दिवसीय फेस्टिवल है। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? तो देखिए, इसे क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के नाम से भी हम पुकार सकते हैं। इसके फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक का आयोजन हाल ही में किया गया है जापान में। कहां पर? जापान में। लेकिन भारत की ओर से फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने यहां पर भाग लिया। ठीक है, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक का आयोजन हाल ही में 29 जुलाई को जापान में किया गया। भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने यहां पर पार्टिसिपेट किया। और पहली चीज, प्राइम मिनिस्टर जो जापान के हैं फूमियो किशिदा, और इसके अलावा जितने भी क्वाड देशों के फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ मुलाकात की गई है एस जयशंकर के द्वारा। और नॉर्मली सभी देशों के मध्य में सुरक्षा को लेकर यहां पर इन्होंने चर्चा की। तो क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग के फाइनेंस मिनिस्टर की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? जापान में। वैसे क्वाड के बारे में आप जानते हैं, 4 देश मेंबर कंट्री है क्वाड की। कितनी? 4 देश। कौन कौन सी? स्क्रीन पर आप देखिए। इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। 4 देशों के बीच में सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसको क्वाड के नाम से जाना जाता है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं ये 4 देश मिलकर
इस संगठन के माध्यम से आपस में सहयोग स्थापित करना। आगे आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। बुक जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो जमशेदजी टाटा को जानते हैं, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक फाउंडर जमशेदजी टाटा, इन्हीं के नाम पर जमशेदपुर है। किस राज्य में बताना कमेंट में। हाल ही में इनके जीवन पर जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस नाम की बुक को लिखा है आर गोपाल कृष्णन और हर्ष भट्ट ने। आंसर बी। बुक में किसका उल्लेख किया गया है? नाम से समझ में आएगा, जमशेदजी टाटा के जीवन पर आधारित पुस्तक है। इनकी लाइफ कैसी रही, इन्होंने कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में सक्सेस हासिल की और दुनिया में एक टाटा नाम का ब्रांड खड़ा किया है जो कि एक विश्वसनीय ब्रांड है। इन सभी की जर्नी, जो जर्नी है जमशेदजी टाटा की, उसका उल्लेख किया गया है उनकी इस बुक में, जमशेदजी टाटा पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेट सक्सेस। ठीक है, हाल ही में इसको लॉन्च किया गया। इसे लिखा है आर गोपाल कृष्णन और हर्ष भट्ट ने संयुक्त रूप से। हाल ही में यह लॉन्च की गई। किस देश में ओरोपाउच वायरस के कारण विश्व की पहली मौत दर्ज की गई? तो ओरोपाउच वायरस, इसके कारण वर्ल्ड की पहली डेथ दर्ज की गई है ब्राजील में। ब्राजील एक मच्छर के काटने से होने वाली बीमारी है ओरोपाउच वायरस। वायरस फैलता है मच्छर के काटने से और उससे फिर भाई डेंगू जैसे लक्षण नॉर्मली देखने को मिलते हैं। तो हाल ही में ब्राजील में ओरोपाउच वायरस के कारण वर्ल्ड की पहली डेथ दर्ज की गई। यह रोग ओरोपाउच वायरस के कारण होता है। नॉर्मली देखिए साउथ अमेरिका, कुछ कैरेबियाई देशों में और मध्य अमेरिकी देशों में इस वायरस का प्रकोप कुछ समय से हमें देखने को मिला है। ओरोपाउच वायरस एक मच्छर है जो कि जंगल के क्षेत्रों में पाया जाता है। जो ब्राजील में अमेज़न के जंगल है वहां पर क्यूलिकोइड्स पैराएंसिस मिज, ये एक मच्छर की प्रजाति, ये पाया जाता है और ये वाहक है नॉर्मली इस वायरस का, ओरोपाउच वायरस का ये वाहक है। जंगली क्षेत्रों में, जंगल वाले क्षेत्रों में, अमेज़न के जंगल जो कि नॉर्मली उष्ण कटिबंधीय जंगल है, वहां पर इस मच्छर की उपस्थिति देखने को मिलती है और इसके काटने से ओरोपाउच वायरस फैलता है, जिससे पहली मृत्यु हाल ही में दर्ज की गई ब्राजील में। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भाई, सिम्टम्स की बात करते हैं तो डेंगू के जैसे ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सर दर्द होना, जी मचलाना, जोड़ों में दर्द होना, तेज बुखार, है ना, ये नॉर्मली डेंगू के लक्षण है। तो ऐसे ही लक्षण ओरोपाउच वायरस के देखने को मिलते हैं। मच्छर के द्वारा काटने से फैलने वाला रोग है और नॉर्मली अभी फर्स्ट डेथ है रिसेंटली कहां पर दर्ज की गई? वर्ल्ड की ब्राजील में। हाल ही में किस संस्था द्वारा मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई? तो करेंसी और फाइनेंस पर 2023-24 रिपोर्ट को जारी किया है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। कुछ चीजों को इन्होंने नोटिफाइड किया है, हाईलाइट किया है अपनी इस रिपोर्ट में। तो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस जारी की है आरबीआई ने। इन्होंने बताया कि अभी जो डिजिटल इकोनॉमी है वो देश की जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन कर रही है। डिजिटल इकोनॉमी जानते हैं, डिजिटली जो भी पैसे का लेन देन होता है वो डिजिटल इकोनॉमी 10% का कंट्रीब्यूट कर रही है देश की जीडीपी में और 2026 तक यह देश की जीडीपी में 20% तक का योगदान कंट्रीब्यूशन कर सकती है। यह बताया है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2023-24 में आरबीआई ने। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट में तेजी लाकर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है ना, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन यूपीआई, इसके अलावा मोबाइल कनेक्टिविटी, डिजिटल लॉकर, ये बहुत ही कारगर सिद्ध हुए हैं नॉर्मली जो डिजिटल इकोनॉमी है उसे बढ़ाने में। और 2026 तक 20% तक का कंट्रीब्यूट ये भारत की जीडीपी में कर सकती है। ये नॉर्मली कुछ की पॉइंट्स है, नीचे का आप छोड़ सकते हो, पर इंटरनेट के बारे में यहां पर बताया गया है इस रिपोर्ट में कि भैया भारत में जो डेटा की कीमत है, इंटरनेट डेटा की, वो विश्व में सबसे कम है। यहां पर ऑन एवरेज 13.32 रुपीज पर जीबी
का चार्ज किया जाता है देश में, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है, ये बताया गया है। ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट है नॉर्मली रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2023-24, किसने जारी की है? आरबीआई ने। लास्ट क्वेश्चन देखें, असम राइफल्स का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? आज का हमारा फोकस क्वेश्चन भी है, हमने एंड में लिया है। आइए, डिटेलिंग अच्छी है तो हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। असम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल की बात करें तो हाल ही में ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा, असम राइफल्स के महानिदेशक। सबसे पुराना सशस्त्र बल है भारत का असम राइफल्स, इसके डायरेक्टर जनरल कौन? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। ठीक है, देखिए हाल ही में इनको डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया गया है। इनके पहले डायरेक्टर जनरल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर अपॉइंट थे। अब इनके स्थान पर अपॉइंट हुए हैं कौन? विकास लखेड़ा। लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा डायरेक्टर जनरल बने हैं किसके? तो ये बने हैं हाल ही में असम राइफल्स के महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल। 2 साल का नॉर्मली इनका कार्यकाल होगा। 2024 में नियुक्त हुए तो 2026 तक अपने पद पर रहेंगे। असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट का प्रहरी कहा जाता है इसे। सबसे पुराना पुलिस फोर्स आप बोल सकते हैं, सबसे पुराना पुलिस फोर्स है भारत में। फाउंडेशन हुआ था 1835 में। ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली बार देखिए कछार लेवी के रूप में इसे गठित किया था। उस वक्त जनजाति लोगों और ब्रिटिशर्स के मध्य में कोलैबोरेट स्थापित करना, और जो टी गार्डन है, जो चाय के बागान है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती थी कछार लेवी की। उत्तर पूर्वी राज्यों में थे भारत में कछार लेवी, पर आगे चलकर स्थापना कब हुई? 1835 में, पर आगे चलकर इसका नाम बदलकर असम राइफल्स किया गया 1971 में। हेडक्वार्टर मेघालय के शिलोंग में स्थित है, और यहां पर काम क्या है इसकी बात करें तो भैया इंडिया और म्यांमार की बाउंड्री पर आंतरिक सुरक्षा का काम करती है, सेफ्टी के रूप में काम करती है। कौन? असम राइफल। ठीक है ना। तो 1971 में इसका नाम चेंज हुआ, 1835 में गठित हो चुकी थी, सबसे पुराना पुलिस बल। ठीक है, तो यहां पर लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं वर्तमान में। ठीक है ना, यहां पर हमने यही डिस्कस किया है। कहां है भैया? ये रहा। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये विकास लखेड़ा, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा। हमने आंसर सही लिया है, हम एक बार देख ले तो असम राइफल के डायरेक्टर जनरल विकास लखेड़ा। ठीक है, आंसर हमारा सही है। यहां पर आते हैं, पहली चीज तो हमने ये कवर कर ली। अब इसके अलावा अगर हम अदर बॉडीज की बात करें, अर्धसैनिक बल बोल लें, पुलिस बल बोल लें, अदर बॉडीज देखें तो हम बात करते हैं बीएसएफ की। बीएसएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। ठीक है, और बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में श्री नितिन अग्रवाल। क्लियर? बीएसएफ। इसके बाद सीआईएसएफ की बात करें, इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 1969 में, और नीना सिंह वर्तमान में इसकी डायरेक्टर जनरल है। याद रखिएगा, सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल है कौन? नीना सिंह। इसके बाद सीआरपीएफ, ठीक है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है। अनिश दयाल सिंह इसके डायरेक्टर जनरल है, और सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 1939 में। आगे आईटीबीपी हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्थापना हुई थी 1962, और राहुल रजगोत्रा वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है आईटीबीपी के। इसके अलावा एनएसजी हेडक्वार्टर नई दिल्ली, स्थापना हुई थी 1984। एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। इसके डायरेक्टर जनरल है नलिन प्रभात वर्तमान में। और एसएसबी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, स्थापना हुई थी 1963, और डायरेक्टर जनरल दिलजीत सिंह चौधरी हैं वर्तमान में। ओके, तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि सारे आपको पुलिस फोर्स या अर्धसैनिक बल समझ में आ गए होंगे। इंपॉर्टेंट थे तो सभी को यहां पर मैंने आपको बता दिया। तो यहां पर 31 जुलाई के सभी करंट अफेयर को हमने डिटेल में समझ लिया, एक एक फैक्ट को क्लियर किया, एक एक लाइन को समझा जो कि इंपॉर्टेंट हो सकती है और एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर का एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। एमसीक्यू फॉर्म में हम रोज उसको कवर करते हैं, तो आज भी हम एमसीक्यू फॉर्म में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? तो वही ओलंपिक खेलों में शूटिंग प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन? कौन? मनु भाकर। आंसर सी। इसके बाद
गुलाब चंद्र कटारिया किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए? तो ये राज्यपाल बने हैं पंजाब राज्य के, गुलाब चंद्र कटारिया। निम्नलिखित में से किस देश ने क्रिकेट विमेंस एशिया कप 2024 का खिताब जीता? तो यह जीता है इंडिया को हराकर श्रीलंका ने। किस राज्य सरकार द्वारा गौम विना मूल्य वीज योजना शुरुआत की गई या शुरू की गई? तो यह शुरू की है गोवा राज्य सरकार ने। निकोलस मादुरो को किस दक्षिण अमेरिकी देश का प्रेसिडेंट चुना गया? तो निकोलस मादुरो वेनेजुएला के नए प्रेसिडेंट हाल ही में नियुक्त किए गए। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष इसे बनाए जाने की घोषणा की थी? तो यह घोषित किया गया था 2013 में। मेंस एशिया कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मेंस एशिया कप 2025 आयोजित की जाएगी कहां पर? इंडिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कीटनाशक इस्तेमाल करने के मामले में पहले स्थान पर है? तो यह कौन हो गया? उत्तर प्रदेश राज्य। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है मनोज मित्तल। और लास्ट क्वेश्चन क्या था कल का हमारा? हाल ही में बोहाई खाड़ी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया, किस सागर में स्थित है? तो यह स्थित है येलो सी। और अगर पूछा जाता किस महासागर में? तो पैसिफिक ओशियन। ठीक है, क्योंकि येलो सी पैसिफिक ओशियन का पार्ट है और येलो सी का पार्ट है बोहाई खाड़ी। ठीक है, चीन के दक्षिण पूर्व में। क्लियर हो जाते हैं सभी क्वेश्चन? लास्ट सेशन में समझे थे हमने, लास्ट डे के करंट अफेयर में। अब क्वेश्चन ऑफ द डे ले लेते हैं, आपके आंसर ले लेते हैं पहले कल के। गौतम गंभीर को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो गौतम गंभीर जो कि इंडियन क्रिकेट टीम के वर्तमान में कोच है, इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2019 में। कब दिया गया था? 2019 में। लिव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन 2024 के किस डे की थीम है? तो लिव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, यह थीम है 2024 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की, जो 11 जुलाई को मनाया जाता है। बहुपक्षीय रक्षा अभ्यास एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी किसके द्वारा की गई? किस देश के द्वारा की गई? तो मेजबानी की गई है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ही हर साल इसकी मेजबानी की जाती है, 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अब आ जाते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आज के क्वेश्चन ऑफ द डे जिनका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में। ध्यान से सुनिए। पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? पढ़ा चुका हूं मैं आपको। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? और ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन कहां किया गया? तो तीनों ही क्वेश्चन हमारी समिट और कॉन्फ्रेंस से है। प्रीवियस सेशन में कहीं ना कहीं हमने सभी को डिस्कस किया है। पॉज करके एक बार नोट कर लो, सभी का आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है। मिड वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका भी आंसर कीजिएगा। ठीक है, सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा कमेंट में। और इसके अलावा 1-2 दिन में मैं आपके वापस कमेंट में आपको एक दिन पहले बता दूंगा कि कब मैं आपके कमेंट लेने वाला हूं, तो उस दिन आप फिर आपकी जो भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, नॉर्मली भी कर सकते हैं। मैं एक दिन किसी स्पेसिफिक आपको डेट बताकर उस दिन आपके कमेंट ले लूंगा। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।